बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों में दर्द होती है तो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके घुटनों में दर्दें होती हैं। हर एक वजह के लिए आपने कौन सी किस किस्म की ग़िज़ा खानी है, खाने हैं कि आपकी वो जो एक वजह है जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्दें होती हैं। मैं हर एक एंगल से कवर करूँगा इंशाल्लाह। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके घुटनों में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील होगी। अब पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द होती क्यों है। इसकी ना 5 रीजंस है, 5 कैटेगरीज है। आपने देखना है आप इन कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर फॉल करते हैं, फिर आपने उस कैटेगरी के रेलिवेंट खाने जो अपने लिए चूज कर लेने हैं। अब कैसे देखें, घुटनों में दर्द की एक सबसे बड़ी वजह घुटनों के अंदर सोजिश होने की वजह से हो सकता है कि अगर आपके घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग रहती है तो उसकी वजह से आपको घुटनों में दर्द हो सकती है। देखिए अभी आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ना, इसके अंदर हमें ये वाला जो घुटना है ये हमें स्वेल नजर आ रहा है, ये सूजा हुआ नजर आ रहा है ना। कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे घुटने के जो स्वेलिंग है ना, जो सोजिश है, वो बाहर से हमें नजर ही नहीं आती। अंदर जो है ना वो कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि हमारे जो इन्फ्लेमेशन होती है ना वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है, यानी हमें बाहर से घुटना हमारा सूजा वो नजर ही नहीं आता है। इस तरह की जो सोजिश होती है ज्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, गंठिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें होती है। और ऐसी इन्फ्लेमेशन को फिर डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लाइक ESR CRP का टेस्ट करा लिया जाता है। देखा जाता है कि अगर वो रेज्ड है तो इंडिकेशन मिल जाती है कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो पहली वजह क्या होगी, घुटनों में सोजिश की वजह से घुटनों में दर्द होना। अगर तो आपको ये वजह है तो मैं भी लास्ट पे आपको बताऊंगा कि अगर सोजिश है तो कौन से खाने खाने हैं, अगर कोई और वजह है तो फिर कौन से खाने खाने हैं। सो पहले वजूहात देख लेते हैं। पहली वजह क्या होगी, सोजिश। दूसरी जो वजह है ना जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो है घुटनों के बीच की जो कार्टिलेज है या ग्रीस है वो खराब हो जाना। ये जो आपको नजर आ रही है ना, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, आम जुबान में लोग इसे ग्रीस भी कहते हैं, जो हड्डी को हड्डी के साथ रगड़ने नहीं देती। तो ये कभी कभार ना एक सिरा या एक साइड से या दरमियान से, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी स्टेज में, शुरू में बिल्कुल थोड़ी सी तीर सी होती है, लाइन सी आई हुई होती है, लेकिन बाद में अगर हम इसकी केयर ना करें ना तो ये बढ़ती जाती है। तो जब ये खत्म हो जाए ना, ये बीच वाली ग्रीस है, कार्टिलेज खत्म हो जाए, तो अपनी हमारी जो हड्डी है ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी, ये दोनों आपस में रगड़ती हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, टक टक की आवाजें आती है। टक टक की आवाज आने की बहुत बड़ी वजह घुटनों के बीच की रबड़ ना होना है। जब वो रबड़ नहीं होती तो घुटने आपस में रगड़ते हैं, पेन करते हैं, तो हमें टक टक की आवाजें आती हैं। तो ये टक टक की आवाजें आने की वजह से यहाँ से नोकदार भी हो जाता है। तो मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगा कि आपने ऐसे कौन से खाने खाने हैं कि जो इस कार्टिलेज को रिपेयर करे या फिर इस कार्टिलेज के टूटने के अमल को स्लो करे। ठीक है, दूसरी वजह होगी। पहली वजह क्या होगी, सोजिश, और दूसरी वजह क्या होगी हमारी कि आपकी कार्टिलेज का अगर डैमेज है, यानी आर्थराइटिस का इशू है। थर्ड जो वजह है जिसकी वजह से घुटनों के अंदर दर्द होती हैं वो है कि अगर घुटने की फर्ज करें कि हमारी कार्टिलेज ठीक है, ये बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, लेकिन ये जो ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, पटेला वाली हड्डी, ये जो ऊपर नी कैप लगी, ये हड्डियां कमजोर हो गई हैं। यानी तीसरी वजह क्या कि हड्डियों की कमजोरी की वजह से घुटनों के अंदर दर्द होती है। तो हड्डियों की कमजोरी में क्या आपने लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद चौथी वजह, पहली वजह क्या, सोजिश, दूसरी वजह कार्टिलेज, तीसरी वजह हड्डियां, चौथी वजह मसल्स। जो हमारा घुटना है, अगर हम कहते हैं कि हमारे जोड़ में दर्द है, तो क्या ये जो रस्सियां नजर आ रही हैं वाइट वाइट कलर की, जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, या ये जो हमें लाल लाल कलर के नजर आ रहे हैं हमारा जो गोश्त है, मसल्स है, इसकी कमजोरी की वजह से दर्द हो रहा है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि उनको घुटनों के अंदर दर्द होने की एक बहुत बड़ी वजह पट्ठों की कमजोरी होता है। पट्ठों की कमजोरी के लिए आपने क्या लेना है फिर मैं ये बताऊंगा आपको। और लास्ट के ऊपर जो 5वीं रीजन, अभी तक हमने कितनी रीजंस देखी है, 4। पहली सोजिश, कार्टिलेज का डैमेज, हड्डियों की कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी। 5वीं कौन सी रीजन है जिससे हम कहते हैं अकड़ाओ। अकड़ाओ रीजन इस तरह की है कि जिसके अंदर हमारा घुटना टोटली सीधा नहीं होता, यानी घुटना फोल्ड ही रहता है। घुटने को अगर हम सीधा करने, अब मैं सीधा लेटा हूँ, मेरा घुटना ही बेड के साथ नहीं लग रहा है, इसे हम कहते हैं नी के अंदर स्टिफनेस होना, घुटनों के अंदर अकड़ाव होना है। घुटनों के अकड़ाव की वजह से अगर दर्द हो तो फिर हमने क्या लेना है। सो ये 5 ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होती हैं। अब आपने देखना है कि इन 5 में से, यानी इन्फ्लेमेशन, सोजिश, कार्टिलेज का डैमेज, हड्डी की कमजोरी, पट्टे की कमजोरी या अकड़ाव, इसमें से इनमें से आपको क्या है। अब जो भी इशू है ना उसके रेलिवेंट जो मैं अब इलाज बता रहा हूँ आपने वो फॉलो करना है। अब पहली क्या रीजन थी, इन्फ्लेमेशन, सोजिश। अगर किसी को सोजिश है ना तो फिर हमने क्या चीजें लेनी। अब अगर फर्ज करें कि आपको घुटनों में सोजिश का मसला है, ठीक है,
जो चीज़ आपको आम रूटीन में दी जाती है ना, आप डॉक्टर के पास गए, आपने चेकअप कराया, तो सबसे पहले जो आपको मेडिसिन मिलती है ना, उसे कहते हैं एनसिड। अच्छा, अब ना ये जो एनसिड है ना, ये खुद बजाते खुद एक दवाई नहीं है। एनसिड ना एक कैटेगरी है, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है पेन किलर्स की, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर ना सारी ब्रोफीन, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन, ये सारी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, पेन किलर मेडिसिन ज्यादातर इसके अंदर आती हैं। अब इस एनसिड का मतलब होता है, एनसिड का मतलब ये, अगर हम इसको कट डाउन करें ना, एन का मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, सबसे पहले ये दी जाती हैं। अगर किसी को भी घुटने के अंदर दर्द है तो वो एनसिड्स ही लेते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हम गौर से देखें तो इसके नाम में है नॉन स्टेरॉइडल, आगे क्या लिखा हुआ है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ऐसे ही है ना, यानी इन्फ्लेमेशन के एंटी, सोजिश को खत्म करने वाली दवाइयां। ठीक है, हम पता क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अब यहाँ पे जिस तरह ड्रग्स है ना, हम समझ लेते हैं कि हम इसमें ना डाइट ऐड कर देते हैं। इसका मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, काम हम वही कर रहे हैं जो हमने अपनी मेडिसिन से लेना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो आगे चीजें बताऊंगा आप उनको शुरू कर लें और अपनी सारी दवाइयां बंद कर दें। आप उन दवाइयों के साथ साथ ये चीजें ऐड करेंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कोशिश हम ये करेंगे। अब देखें, एक चीज ना आप समझ लें, अगर आपको घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, घुटनों में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये जो चीजें आती है ना, ये जिंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं। अगर आप शुरू दिन से ही दवाइयों पे और इन चीजों पे लगे रहेंगे तो एंड तक यही चलती रहेंगी। तो हमने ऐसे वेज, ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि जिससे हम अपने घुटनों के मसले को हल कर लें बिना किसी मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन हमें कभी ना कभी तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो 50 साल में हो, 70 साल में, 60 साल में, कभी भी लेनी पड़ेगी। जितना हमारे पास टाइम है हम कोशिश करेंगे कि हम नॉन मेडिकेशन तरीकों की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर मैनेज नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास ये केमिकल्स तो पड़े हैं ना, हर एक फार्मेसी से मिल सकते हैं, डॉक्टर से मिलकर हम कोई भी दवाई ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि ये जो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी इन्फ्लेमेशन को हम ड्रग के जरिए जो ठीक कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे किससे ठीक करेंगे, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के साथ। ये जो ये वाली पिक्चर है ना, इससे बड़ा कुछ क्लियर होगा आपको। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं और ये वो फूड्स हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं। अब वो कौन से खाने हैं? अब अगर मैं ये जो बता रहा हूँ ना कि जो खाने इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, इसमें शुगर है, उसमें चीनी है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें पिज़्ज़े, बर्गर, फास्ट फूड, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप फर्ज करें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने ही खाना शुरू कर देते हैं साथ में, अब एंटी इन्फ्लेमेटरी खानों के अंदर ना सबसे जो जबरदस्त चीज़ है फिश है, मछली है। अब कोई बंदा कहे कि मैंने जी मछली खा ली, साथ में कोक का एक गिलास पी लिया, कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास पी लिया, आपको कहाँ से जो फिर कोई रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि आपने अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने शुरू करने हैं ना, खाने, तो इन्फ्लेमेटरी जो फूड्स हैं हमको अवॉइड भी करना है, हमको खत्म भी करना है। ये ना हो कि एक तरफ से ये भी ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से खाने हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने होते हैं? उसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है फिश, मछली। उसको अपने खानों के अंदर आपने ऐड करना है और आपने कोशिश करना है कि ज्यादा ऑयली फिश ज्यादा यूज नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद है हल्दी। हल्दी को दूध के साथ ले सकते हैं। हल्दी भी एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास चीज है। और इसके अलावा हमारे पास जो अदरक है, जिंजर है, ये एंटीबायोटिक भी है और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जिसके अंदर हमारे सोजिश को कम करती है। और इसके अलावा लहसुन, लाइसिन होता है इसके अंदर कंपाउंड, जो है वो भी बहुत अच्छा होता है आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, इसको इस्तेमाल करना है। जैतून के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा शिफा भी रखी है अल्लाह ने, तो इसका यूज़ करना है। ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको वो है अलसी के बीज, जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। अच्छा, इनके लिए ना एक बड़ी एहतियात ये है कि फ्लैक्स सीड्स को आपने ऐसे नहीं करना चम्मच भरा और खा गए, ऐसे नहीं खाना है। इनको पीस लेना, पाउडर बना लेना है, फिर इसमें से पाउडर में से थोड़ा सा लिया, आधा चम्मच, 1 चम्मच, और दही पे डाल के वो खा गए। या सैलेड बना है उसके ऊपर छिड़क के वो सैलेड खा लिया। यानी इसको इस तरह से खाना है कि इजीली आराम से अब्जॉर्ब हो जाए, हजम हो जाए और डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन मेन इसका पर्पस क्या है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी सीड्स हैं और ये आपके घुटनों के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। सो ये कुछ खाने हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। अब मैंने कितनी रीजंस बताई थी आपको घुटनों के अंदर दर्द होने की? इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस यानी कि ग्रीस का प्रॉब्लम, जो कार्टिलेज का, पट्टों का और हड्डियों का मसला, और अकड़ाव। ठीक है, ये मैंने 5।
इनमें से हमने इन्फ्लेमेशन को कवर कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको कि ये जितनी मैं रीजंस बता रहा हूँ ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। कैसे? घुटनों के अंदर कार्टिलेज का मसला है, टक टक की आवाज़ें आती हैं, चोट लग रही है और उसकी वजह से सोजिश हो गई है, और सोजिश हुई है तो आप बेड के ऊपर लेट गए और उसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे, घुटना अकड़ गए। अब आप मूवमेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि चल फिर नहीं रहे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगे, पट्टे भी कमज़ोर हो जाएंगे। ये जो पांचों प्रॉब्लम है ना, ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। अगर तो आपको इनमें से एक मसला है तो फिर जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अभी मैंने सिर्फ इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया तो आपने ये वाले खाने खाने हैं, लेकिन अगर आप सारे प्रॉब्लम लिंक है ना, फिर जो जो मैं कुछ बता रहा हूँ ना अपनी रूटीन में ऐड करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इस तरह के अलसी के बीज लेने हैं, आपने ऑलिव ऑयल लेना है, आपने लहसुन लेना है, अदरक लेना है, हल्दी और मछली वगैरह ले लिए। ये मैं आपको ना जनरली वो चीज़ बता दी। अब इसको आपने अपनी रूटीन में कैसे ऐड करना है कि आप मॉर्निंग में क्या लेंगे, दोपहर में क्या लेंगे, शाम में क्या लेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इन्फ्लेमेशन के लिए ये चीज़ें हो गई जो कि आपने ऐड करनी है। अगर आपको है मसला घुटने के अंदर अकड़ाव का, तो घुटना आपको मुकम्मल सीधा ही नहीं होता, इसमें ना एक चीज़ आप समझें, घुटने के अंदर अकड़ाव की ना एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर किसी ने सर्जरी करा ली, घुटने के ऊपर को पट्टी चढ़ाई रखी और उसके बाद आप जो है आपने वर्जिश ही नहीं की, आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया, आपने फिजियोथेरेपी नहीं कराई, जैसे वो पट्टी उतरेगी आपका घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, आपका घुटना मुकम्मल सीधा नहीं होगा। तो घुटनों का अकड़ाव इस तरह की कंडीशन में भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट उनके अंदर भी हो सकता है। इसकी बेहतरीन हल होता है कि इसकी राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज की जाए और फिजियोथेरेपी कराई जाए, तो उससे आप इस घुटने को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। खानों के अंदर जो चीज़ें ऐड करनी चाहिए ना, ये घुटना अकड़ता तब होता है जब घुटने के अंदर जो पानी या सैनोविक फ्लूइड होता है इसकी कमी हो जाती है, ये जम जाता है, एडिशन फॉर्मेशन हो जाती है, तो प्रॉब्लम होता है। एडिशन फॉर्मेशन का मतलब होता है जो घुटने के अंदर पानी होता है ना, जो सैनोविक फ्लूइड होता है वो जमता है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारी एडिशन फॉर्मेशन होती है और हमारा घुटना मुड़ा रह जाता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को पानी की कमी नहीं होने देनी। तो सबसे पहले है कि अपनी पानी का इंटेक जो ठीक करना है, डिहाइड्रेशन इसमें बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 2 में आपने ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है, इससे मालिश करेंगे ना तो आपको घुटने के अंदर अकड़ाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने चिया सीड का इस्तेमाल करना है, फ्लैक्स सीड भी करें, चिया सीड भी करें। चिया सीड को इस्तेमाल करना है, इसको पीस के इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे फ्लैक्स सीड का मैंने बताया कि इसको पीस के इसमें से चम्मच लिया, आपने दही में डाला या फिर सैलेड के ऊपर छिड़का और वो खा लिया। चिया सीड को ना आपने 1 चम्मच लेना है, उसमें पानी में डाल के सारी रात वो पड़ा रहेगा, उसके बाद उसे बोट के वो वाला पानी पी लें, और इस तरह से आपने इन बीजों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अकड़ाव है ना घुटनों का, तो आप इस पर गर्म तकोर करें। इस पर ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 मसलों को किस तरह से ठीक करना चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आपने ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं ये आपने अकड़ाव में यूज़ करनी है। अब जो तीसरा मसला है, पहला क्या था, इन्फ्लेमेशन कवर किया, फिर अकड़ाव, अब क्या हम कर रहे हैं, तो घुटनों में अगर कार्टिलेज का मसला है, घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अगर घुटनों में दर्द है, फिर हमने क्या लेना है। तो अब जो ये जो कार्टिलेज का इशू है ना, इस कार्टिलेज के इशू को एक चीज़ तो अपने माइंड में रख लें कि कार्टिलेज का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, यानी घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, आप वो वाले खाने खाएं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो अगर खाएंगे आप, तो आपका ना ये वेयर एंड टेयर यानी खराब होने का जो प्रोसेस है ये स्लो हो जाएगा। ये खराब सबका होना है, मेरा भी होना है। ये जो कार्टिलेज है ना, ये आपके हाथ में है कि आपने ये 30-40 साल की उम्र में करा लेना है, 50 साल की उम्र में कराना है, या 80-80 साल तक इसको लेके चले जाना है। एट द एंड इस जो कार्टिलेज है ना, इसने खराब होना होता है। उसकी वजह ये होती है कि वेयर एंड टेयर या मूवमेंट, जब हम अपने घुटने को हिलाते हैं ना, तो ये बीच में रगड़ती रहती है। ये जो कार्टिलेज होती है ना, ये एवेस्कुलर होती है, इस पे खून की सप्लाई नहीं होती, इस पे क्रीम नहीं बनते, ये दोबारा बनती नहीं है अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए। इसीलिए लोग इसका जब पक्का जो हल्का आना हो ना, तो फिर नए घुटने डलवाते हैं कि यहाँ से हड्डी कट जाती है इस जगह से, और यहाँ से भी कट जाती है, और बीच में नया जोड़ डल जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो हमने फलां जो है ना जगह से हमने फलां टीका लगवाया तो मेरी ये कार्टिलेज ग्रीस बन गई, या मैंने जो है ना वो PRP का टीका लगवाया और मेरी ग्रीस बन गई। देखिए मेरी बात सुने, अगर इंजेक्शन लगाने से कार्टिलेज दोबारा बन सकता तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के तो ऑपरेशन ही नहीं होने चाहिए थे, यानी नया जोड़ तो डलना ही नहीं चाहिए था। फिर तो ये कार्टिलेज के इंजेक्शन लगता और हम ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक नई जो सर्जरी है ना उसे हम कार्टिलेज रीजनरेशन कहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इतनी कॉमन भी नहीं है अभी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लोग कर रहे हैं। बाकी ये कि अगर वो भी होता है कि अगर स्टेज 1 और 2 के अंदर हो, ये कभी हम स्पेसिफिक इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे ना, तो फिर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। सो अगर आपको ये वाला इशू है ना, कार्टिलेज का अगर प्रॉब्लम है, तो फिर आपको कौन से खाने खाने चाहिए, उसमें जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ वो है आपके लिए बोन ब्रोथ, हड्डियों का जो शोरबा है।
हड्डियों के शोरबे के अंदर आपको मिलता है कोलेजन, और कोलेजन इस तरह का एक कंपाउंड है जो कि आपके घुटनों के कार्टिलेज और ग्रीस के लिए बेहतरीन है। सो आपने इसको लाजमी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है हर एक दिन, दूसरे दिन। इसे ना आप हफ्ता 10 दिन यूज़ करके देखें, आपको अच्छा खासा फ़र्क फील होगा। अच्छा, अब कोई अगर ये सोच रहा है ना कि ये अगर मैं खाऊंगा, हड्डियों का शोरबा अगर खाऊंगा, तो ये जो मेरी ये वाइट वाइट जो ग्रीस है ना, ये यहाँ पे भी बन के और इस तरह से ये ठीक हो जाएगी, कभी भी नहीं। लेकिन ये हल्का फुल्का सा यहाँ से ये जो इंजरीज हुई हुई है ना, ये रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। इसकी आगे से जो डैमेज शुरू हो रही है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि डैमेज होने का जो प्रोसेस है ना, बड़ा स्लो हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा इसका। तो पहली क्या होगी, हड्डियों का आपने शोरबा जो है यूज़ करना है, या यखनी जो है यूज़ करनी है। इसके अलावा आपने विटामिन सी वाले खाने अपने खानों में ऐड करने। विटामिन सी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जैसे मुझे कभी भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, यानी कोई बीमारी या कोई इस तरह का इशू, तो हमारे जिस्म में एक फ़ौज होती है, उसे हम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ता है, उसको बीमारी को ख़त्म कर देता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये जो विटामिन सी होते हैं ना, इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम की हेल्प करते हैं। उसकी हेल्प करने की वजह से हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक इस तरह का हो जाता है कि जो डैमेज हुए होते हैं ना, इस तरह के कार्टिलेज के या फिर जिस्म के अंदर जो भी दूसरे किस्म के डैमेजेस हुए हो, तो उनको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो विटामिन सी वाले खाने ऐड करने। विटामिन सी किन खानों के अंदर होता है, जैसे माल्टे हैं, जैसे लीमू है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज हैं, जामुन है, इस तरह की चीज़ें जो तुझसे जायके के जो फल होते हैं, इनके अंदर हमें अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर विटामिन सी मिलता है। सो अब ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये हमारे हो गया कार्टिलेज के लिए। अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया, 5 प्रॉब्लम थे। इनमें से हमने पहले कवर किया कि इन्फ्लेमेशन, फिर अकड़ाव, फिर हमने घुटनों के बीच की जो ग्रीस है उसको कवर किया। 2 चीज़ें कौन सी रह गई हैं, हड्डी पट्ठा, यानी हड्डी कमज़ोरी और पट्टे कमज़ोरी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हमें हड्डियों की कमज़ोरी है, हमने देखा कि हमारे जो है ना, ये जो बीच वाला जो कार्टिलेज है ये तो ठीक है, इतना इसका प्रॉब्लम, ये एक्सरे कराया तो सही प्रॉपर गैप है उसके अंदर, यानी कि हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि मेरी ऊपर वाली हड्डी, पटेला वाली, ये चपनी वाली जो हड्डी है, नीचे वाली जो हड्डी टिबिया और फेबुला, ये कमज़ोर हुई हुई है। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने हड्डियों की कमज़ोरी वाली खुराक खानी है। अब किसी को ना हड्डियों का मसला हो, डॉक्टर के पास जाएं तो उनको सबसे पहले क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम की दवाइयाँ खा लें जी। तो अब कैल्शियम वही दवाई, वही चीज़ें हम किससे ले सकते हैं। सबसे पहले कैल्शियम हमें दूध से मिलेगा, दही से मिलेगा, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, सैलेड, इन चीज़ों से मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 हमें क्या मिलता होता है जब हम जाते हैं कि हमें हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है, तो नंबर 2 पे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी के टीके मिलते हैं, तोड़ के आपने जो है ना 10 दिनों में 1 दफ़ा पीना है, हफ्ते में 1 दफ़ा पीना है। लेकिन हम विटामिन डी कहाँ से ले सकते हैं, हम प्लेजी में से ले सकते हैं, हम अंडों में से ले सकते हैं, हम सूरज की रोशनी में से ले सकते हैं। सर्दियों में किसी भी टाइम आप सूरज की रोशनी में बैठ जाएं। गर्मियों के अंदर आपने सुबह और शाम की जो डान और डस्ट की ठंडी जो धूप होती है ना, उसके अंदर बैठ जाना है, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बंदा कैल्शियम ले रहा है ना और कैल्शियम की दवाइयाँ भी खा रहा है, विटामिन डी की कमी है, तो आपकी कैल्शियम कभी हड्डियों में पहुँचेगी नहीं। विटामिन डी का काम होता है कि आपके कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाना। सो विटामिन डी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको अगर हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है तो। इसके अलावा हरे पत्ते वाली सब्जियों के अंदर आपने पालक का इस्तेमाल करना है, ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ऐसे लोग जिनको अगर यूरिक एसिड का मसला है तो पालक को अवॉइड करना है, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो, ठीक है। अब अगर ये जो मैंने पीछे बताया ना कि अंडों पे इस्तेमाल करना है आपने विटामिन डी के लिए, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो अंडे की जर्दी को अवॉइड करना है। तो ये जो आपके जो साइड पे जो इश्यूज होंगे ना, शुगर है, यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू है, उसको नज़र में रख के फिर आपने जो है ना अपना डाइट प्लान सेट करना है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद सेसमे सीड्स, जो मैं आपको पीछे बीज बताया ना, फ्लैक्स सीड्स जब इन्फ्लेमेशन हेल्प करता है, चिया सीड आपको अकड़ाव के अंदर हेल्प करता है, सेसमे सीड जिसे हम सफ़ेद तिल कहते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम से इतना भरा हुआ होता है। कैल्शियम अगर हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल शुरू कर दें। दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है, इतना खाना है जो आपकी गट, आपका जो मैदा है, आपकी जो आंतें हैं, वो आसानी से जज़ब कर लें और हज़म कर लें, ठीक है। अच्छा, अब 5 प्रॉब्लम थे, 4 प्रॉब्लम हमने कवर कर लिए हैं। सोजिश, उसके बाद अकड़ाव, उसके बाद हमारी जो घुटनों की कार्टिलेज ग्रीस का प्रॉब्लम, और लास्ट पे हमने क्या कवर किया थी, हड्डियों की कमज़ोरी। अब हमारे पास आखिरी क्या रह गया, पट्ठों की कमज़ोरी। अगर पट्ठों का मसला है तो फ़र्ज़ किया कि हमारे जो है ना घुटनों के बीच की कार्टिलेज भी ठीक है, ठीक है, ये वाली हड्डी भी हमारी ठीक है, लेकिन यार कोई झटका लगा था तो ये जो वाइट रस्सियाँ, लिगामेंट है, ये ख़राब हो गए हैं, या फिर पट्ठों की कमज़ोरी है, पट्ठों में बड़ी दर्दें रहती हैं, तो फिर आपने कौन से खाने हैं। तो फिर आप ज़रा ये सोचें कि अब फ़र्ज़ करें ये जो लड़के होते हैं जो यंग एज के अंदर,
ये ना अपने पट्टे बनाने के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। खुराक क्या खा रहे होते हैं, आपने कभी गौर किया? अंडे खा रहे होते हैं, प्रोटीन ले रहे होते हैं, गोश्त खा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपने प्रोटीन को अपने खानों के अंदर ऐड करना। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? गोश्त से मिलता है, चिकन से मिलता है, फिश से मिलता है। हमें इस तरह के जो खाने हैं ख़ासतौर पर अंडों के अंदर मिलता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ना, ये भी एहतियात उन लोगों ने करनी है जिनको यूरिक एसिड का मसला होगा। सो उन्होंने प्रोटीन वाले खाने उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अगर यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। एक तो प्रोटीन लेंगे, इसके अलावा आपने पोटाशियम और मैग्नीशियम इनको अपने खानों के अंदर ऐड करना है। अच्छा, ये जो पोटाशियम और मैग्नीशियम है ना, ये आपको केले में भी मिल सकता है। और ये जो आपको यहाँ पे हरे रंग के नजर आ रहे हैं ना छोटे छोटे बीज, ये है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। तो आप इन पंपकिन सीड्स को इस्तेमाल करेंगे तो भी आप पोटाशियम और मैग्नीशियम को ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके घुटनों के अंदर। या आपको अगर पट्टों की कमजोरी का मसला है तो आपका ये मसला काफी हद तक डिसॉल्व हो जाएगा। सो पोटाशियम, मैग्नीशियम इनको यूज करना है। और इसके अलावा जो हमारे नट्स और सीड्स होते हैं, लाइक डिफरेंट काजू हैं या फिर डिफरेंट बीज हैं, ये हमारे ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज हैं। ये जो हरे कलर के नजर आ रहे हैं, ये हमारे कद्दू के बीज हैं, ये चिया सीड हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये भी पट्टों की सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। ऐसे लोग जिनको गुर्दे की पथरी का मसला हो, उनके लिए ये जो नट्स और सीड्स होते हैं वो थोड़ा सा उनको केयर करने की जरूरत है। इवन जो अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, विटामिन डी के टीके पी रहे हैं और आपको पथरी का मसला है, तो थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। आपने अपने डॉक्टर के साथ लाजमी ये डिस्कस करना है। अगर वो वाला कोई इशू नहीं है ना, तो फिर आप इसको फॉलो करें। सो अगर आपको घुटनों में मसला है इन 5 वजूहात की वजह से, कि आपको सोजिश, अकड़ाव, पट्टों का मसला, हड्डियों का मसला, या फिर अगर घुटनों के जो ग्रीस है उसकी वजह से है, तो ये मैंने आपको 5 कैटेगरीज की अलग अलग तरीके से बताया कि आपने क्या क्या चीजें खानी है, ठीक है। ये तो था एक जनरल सा ओवरव्यू। आने वाले टाइम में ना मैं स्पेसिफिक होके वर्जिशें भी बताऊंगा कि इन चीज़ों को। ऑलरेडी वीडियो इतनी लेंथी हो गई और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। आने वाले टाइम में ना मैं इन सारे टॉपिक्स को और ज़्यादा डिटेल से कवर करूंगा, अलग अलग से कवर करूंगा। फिजियोथेरेपी बताऊंगा, वर्जिशें बताऊंगा, खानों में क्या क्या आइडियाज़ हैं, कोई वेज आउट कि हम अपने आप को दवाइयों से, सर्जरी से, इन चीज़ों से बचा सकें। और अपनी बस मेन हमारा पता है क्या, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरी दर्द कम हो जाए। मेन हमें अभी यही होता है कि जो हमारा साइन, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वहाँ पे भी आपको वो जो आपका साइन होता है ना कि दर्द के लिए जी आप ये ले लें, यही होता है ना। हमें ये नहीं होता। अच्छा, अब आपको ना अगले दिन आप सुबह सो के उठे, आपका दर्द ठीक हो गया, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे बताएं जी मैं अपने घुटने की जो ग्रीस है ना इसको कैसे भर सकता हूँ, कैसे फील कर सकता हूँ। हमने ना माइंड से ये चीज़ें हम निकाल दें। हमने कोशिश ये करनी है कि हम पेन फ्री लाइफ गुजार सकें। अब पेन फ्री लाइफ गुजारने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप सर्जरी करा लें, आपके पास ऑप्शन है आप टीके लगवा लें, आपके पास ऑप्शन है आप मेडिसिन ले लें, आपके पास ऑप्शन है आप अपनी ग़िज़ा को ठीक करें और वर्जिश वगैरह करें। सही वर्जिश करें, गलत वर्जिश से उल्टा ख़राब होते हैं। सो हमने अपना जो मसला है यानी घुटनों में जो दर्द है, इसे बिना मेडिसिन, बिना केमिकल कोशिश करनी है कि नॉन केमिकल जो तरीके हैं ना, ऐसे तरीके जो सेफ हैं, उनको यूज़ करके ना हमें ठीक कर लेना। कुछ लोग होते हैं जिनमें अकड़ाव जो है ना वो गर्म टकोर से ठीक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें सोजिश जो है वो हड्डी टकोर से ठीक हो जाता है। अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है तो फिर हम क्यों खामखा में दवाइयों की तरफ जाए। दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी जब आप 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो जाएंगे, आपको तब भी लेनी पड़ेंगी। सो कोशिश करें कि जितना टाइम बाद लेनी पड़े कि बाद में जाके हम ले लेंगे, ताकि हमारा जिस्म उस चीज़ का आदी ना। और पेन की दवाइयाँ जो मैदे का हशर नशर कर देती हैं, दवाइयाँ जो मैदे के अंदर पीएच होती है इसके साथ रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से भी बाद में मैदे के और डाइजेशन के मसले होते हैं। सो आपको जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको फॉलो करके अपने लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान और डाइट प्लान बनाएं, उसको फॉलो करें। कोई भी सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें। मुल्तान से तो मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, अगर मुल्तान के अलावा किसी और शहर से तो मैं नीचे कमेंट्स में ना एक वे आउट बता दूंगा। आप मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्टली अपनी सारी डिटेल्स, अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपका ये मसला है, आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक भी करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि घुटनों के दर्दों के इतने ज़्यादा पेशेंट हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। और दवाइयों पे दवाइयाँ खाई जा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम दवाई खाएंगे ना हमारे घुटनों के दर्द है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दवाई खाने से आपके घुटनों के दर्द थोड़ी देर के लिए मैनेज हो जाती है, जैसे दवाई का असर ख़त्म होता है फिर से दर्द शुरू हो जाती है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि कंजर्वेटिव मेथड
या फिर हमें सर्जरीज, इन चीज़ों से बच के खाने और जो फिजिकल थेरेपी है इन चीज़ों को फॉलो करके हमें अपने घुटनों को ठीक करना है। चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।